हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है फंक्शंस एंड रोल ऑफ लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिका के कार्य एवं भूमिका। देखो, अब तक आप इस व्यवस्थापिका से रिलेटेड टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थापिका क्या होता है। सरकार के जो 3 अंग होते हैं उनमें से व्यवस्थापिका कानून निर्माण करने वाला ऐसा अंग है जो विधायी निर्माण का कार्य करता है। कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है और न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार उनकी व्याख्या न्यायिक निर्णय देने का कार्य करता है। ये सरकार के 3 अंग है। व्यवस्थापिका के इसी चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थापिका कितने प्रकार की होती है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होती है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद अब हमें ये समझना है कि व्यवस्थापिका के क्या मुख्य कार्य होते हैं, क्या इसके भूमिका क्या है इस व्यवस्थापिका की। तो ये आपको यहां पर यह जानना जरूरी है कि अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका के अलग अलग कार्य भूमिका हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस देश की शासन प्रणाली कैसी है, शासन व्यवस्था कैसी है, शासन की पद्धति कैसी है। नेचर ऑफ गवर्नमेंट पर व्यवस्थापिका के जो फंक्शंस एंड रोल है वो डिपेंड करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली है। तो व्यवस्थापिका निकाय के कर्तव्य सभी देशों में एक जैसे नहीं होते, नहीं मिलते। वस्तुतः उसके कार्य और उसकी भूमिका है इस तथ्य पर निर्भर करती है कि शासन की पद्धति कैसी है। विश्व के विभिन्न देशों में शासन की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित है और प्राचीन समय में विभिन्न पद्धतियां प्रचलित रही है। अगर वर्तमान संदर्भ में हम बात करें तो देखो, शासन की पद्धति लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है या निरंकुश राजतंत्र है, सर्वसत्तावादी शासन प्रणाली है जैसे रूस में है ना, या तानाशाही प्रवृत्ति की है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग शासन प्रणाली है। अच्छा, फिर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है तो वो संसदात्मक शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इस बात पर भी निर्भर करता है। मैं एग्जाम्पल से बताना चाह रहा हूं। तो ये जो शासन का स्वरूप है इस पर व्यवस्था की कार्य भूमिका निर्भर करती है। अगर हम बात करें उसकी क्या बोलते हैं निरंकुश राजतंत्र की, विश्व के विभिन्न देशों में प्राचीन समय में निरंकुश राजतंत्र रहा है। तो निरंकुश राजतंत्र में व्यवस्थापिका के कार्य और भूमिका वैसी नहीं होती जो लोकतंत्रात्मक देशों में होती है। हिटलर और मुसोलिनी का आपने नाम सुना है, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं। वो तानाशाह रहे हैं, निरंकुश राज मतलब तानाशाही प्रवृत्ति की शासन प्रणाली रही है। उसमें जो शासक ने कह दिया वही कानून है, जो चाहा, जनता की इच्छा नहीं। ऐसी निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका केवल परामर्श देने का कार्य करती है, परामर्शात्मक कार्य करती है, एडवाइजरी फंक्शंस करती है। और अगर हम बात करें लोकतांत्रिक देशों की तो भारत और जैसे इंग्लैंड का एग्जांपल हम लें तो यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप अच्छी तरह जानते हैं कि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तब तक अपने पद पर रहती है जब तक उसका व्यवस्थापिका में बहुमत रहता है। अगर व्यवस्थापिका के निम्न सदन में, भारत के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा में, और वहां पर कॉमन सभा जो है, प्रतिनिधि सभा जिसको हम बोलेंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें अगर सरकार या कार्यपालिका का बहुमत नहीं रहा तो कार्यपालिका अपने पद पर नहीं रह सकती है। तो कानून निर्माण के साथ साथ स्वयं कार्यपालिका का भविष्य भी संस्थात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में स्वयं व्यवस्थापिका पर निर्भर करता है। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अर्थात अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी लागू है। मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, वो ये कहता है कि सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट हैं और उनका स्वतंत्र अस्तित्व रहता है और उन्हें अलग अलग कार्य करना है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ज्यादा दिखता है बजाय संसदात्मक शासन प्रणाली के। तो यहां पर अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ व्यवस्थापिका भी
अपना कार्य और दायित्व निभा रही है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी संस्थात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में होती है, क्योंकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में संसद ही सर्वोच्च होती है, संप्रभुता प्राप्त होती है संसद को। संसद, पार्लियामेंट, सुप्रीम पार्लियामेंट होती है संस्थात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में। इसी प्रकार जैसे हम रशिया की बात करें, जहां सर्वसत्तावादी समाज है, सर्वसत्तावादी देश है सोवियत रूस, तो यहां पर, या पाकिस्तान की बात करें हम, या बांग्लादेश की बात करें हम, तो इन देशों में क्या है, लोकतंत्र जो है वो उतना मतलब परिपक्व नहीं है। बांग्लादेश और हम पाकिस्तान की बात करें, यहां पर लोकतंत्र के साथ साथ मिलिट्री प्रशासन है, मिलिट्री का रोल रहता है प्रशासन में। इस प्रकार विभिन्न देशों में शासन का स्वरूप है वो व्यवस्थापिका के स्वरूप को निर्धारित करता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में व्यवस्थापिका उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी भारत में। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब आपको इतना सा समझाना है कि व्यवस्थापिका की जो भूमिका और कार्य है वो शासन के स्वरूप पर निर्भर करता है। इतना जानने के बाद अब हमें यह जानना है कि व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य क्या है। ये आज की क्लास में जितने कवर हो जाएंगे उतने हम करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तो व्यवस्थापिका के इन कार्यों के संदर्भ में देखो, ये है मेन कार्य कानूनों का निर्माण। मैंने आपको पहले ही बताया व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है लॉ मेकिंग, फॉर्मेशन ऑफ लॉ मेकिंग, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स, फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेशंस, फॉर्मेशन ऑफ एक्ट्स। कानूनों का निर्माण करना व्यवस्थापिका का प्रमुख उत्तरदायित्व है, प्राथमिक एवं प्रमुख दायित्व है कानून बनाना, व्यवस्थापन करना व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है। तो हमें यह याद रखना है कि व्यवस्थापिका का जो प्रमुख कार्य है वो कानून बनाना है। यह सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य है। व्यवस्थापिका ही कानून का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। व्यवस्थापिका को कानून का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। व्यवस्थापिका जनमत का दर्पण कहलाती है। आपको अच्छी तरह पता है कि व्यवस्थापिका जनमत का दर्पण कहलाती है। जनमत का जो है प्रतिनिधित्व करती है व्यवस्थापिका, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता की भावनाओं, आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विधि निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता की जो क्या आशाएं, क्या भावनाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, उसके अनुरूप विधि निर्माण करने के लिए जनप्रतिनिधि उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका जनमत का दर्पण होती है। प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका देश में प्रचलित विधि निर्माण प्रक्रिया के अनुसार विधि या कानूनों का निर्माण करती है। हर देश की व्यवस्थापिका, अलग अलग देश में जो व्यवस्थापिका है वो देश में प्रचलित विधि निर्माण प्रक्रिया के अनुसार विधि का या कानूनों का निर्माण करती है। मैं आपको यहां पर यह कहना चाहूंगा कि सभी लोकतंत्रीय देशों में नए कानून बनाने के प्रारूप या विधेयक कार्यपालिका द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और संसद का यह एकाधिकार है कि वह उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे या न करे। सभी लोकतंत्रीय देशों में नए कानून बनाने के प्रारूप या विधेयक कार्यपालिका द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और संसद का यह एकाधिकार है कि वह उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे या नहीं करे। ये व्यवस्थापिका कार्य भूमिका आपको जो 3 राइटर्स की बुक बताई गई है, तीनों में डिटेल से हैं। प्रोफेसर अशोक शर्मा जी ने BL फड़िया की बुक में और डॉक्टर जोरावर सिंह राणावत की बुक में, आप तीनों में पढ़ सकते हैं, तीनों में समझ सकते हैं। तो जैसे प्रोफेसर अशोक शर्मा लिखते हैं कि व्यवस्थापिका का एक दायित्व होता है कि समाज की परिवर्तनशील अवस्थाओं के अनुरूप और नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल पुराने कानूनों में जो असामयिक हो गए हों संशोधित किए जाएं या उसके स्थान पर नए कानून बनाए जाए। ये जो कार्य है व्यवस्थापिका का, ये महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो व्यवस्थापिका का यह भी दायित्व है कि वह समाज की परिवर्तनशील अवस्थाओं के अनुरूप और जो नई परिस्थितियां आ गई उनके अनुकूल कानूनों का निर्माण करे या कानूनों में संशोधन करे या नए कानून बनाए। इसी प्रकार अगला का जो कार्य है व्यवस्थापिका का वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। मैंने आपको पहले ही बताया इंग्लैंड और भारत जैसे देशों में जहां पर संस्थात्मक शासन प्रणाली है, वो तो उन देशों में तो कार्यपालिका डिपेंडेंट है पूरी तरह व्यवस्थापिका पर है। अगर व्यवस्थापिका में बहुमत है, व्यवस्थापिका के निम्न सदन में बहुमत है, तब तक कार्यपालिका कार्य करेगी। अन्य देशों में भी व्यवस्थापिका विभिन्न माध्यमों से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कार्यपालिका जो देश के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण करती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करती है, सरकार का महत्वपूर्ण पार्ट है। उस कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण करती है। भारत के संदर्भ में हम चर्चा करें तो आप अगर सुनते हैं कि संसद का सत्र चल रहा होता है ना, संसद का सत्र चलना, संसद के सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियां या संसद के सदस्य विभिन्न माध्यमों से कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव,
विश्वास प्रस्ताव जो होता है, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, बजट के कटौती प्रस्ताव, ये विभिन्न मोशंस है जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। इन विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। आपको अच्छी तरह पता है कि जब संसद का सत्र चलता है तो उसका शुरू का 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए रहता है। प्रश्न भी 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, और वो तीसरे जो होते ही हैं, कौन सी, तारांकित, अतारांकित, और वो होते हैं अल्पावधि प्रश्न, शॉर्ट पीरियड नोटिस के जो होते हैं। तारांकित, अतारांकित, तारांकित में तारा का निशान अंकित होता है, और तारांकित प्रश्न का उत्तर जनरली देखो, संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, जिस डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं उस विभाग से रिलेटेड बातों पर। तो मंत्री परिषद के सदस्य अर्थात कार्यपालिका के सदस्य अर्थात सरकार सजग एवं सक्रिय रहती है और जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसपर तारे का निशान होता है, इस पर जनरली मौखिक उत्तर मांगा जाता है, और दूसरी बात, इस पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अतारांकित वो प्रश्न होता है जिस पर तारे का निशान नहीं होता, मतलब कोई अंकित नहीं होता, कोई तारावारा, और उसका जवाब लिखित में मांगा जाता है। अल्पावधि प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो 10 दिन से भी कम अवधि में सूचना देकर पूछे जाते हैं। इस प्रकार इन विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। इस प्रकार के अलावा मैं आपको ये बता ही चुका कि बहुत से ज्वलनशील मुद्दे आ गए, समसामयिक मुद्दे आ गए, कोई ऐसी घटना हो गई कि जिससे साबित होता है कि कार्यपालिका अपने दायित्वों को संपन्न नहीं कर रही है, तो विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के द्वारा भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। प्रस्तावों की चर्चा मैं आपको पहले ही बता चुका, काम रोको प्रस्ताव हुआ, स्थगन प्रस्ताव, 2 घंटे की बहस, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, है ना, निंदा प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, अलग चर्चा, इस प्रकार विभिन्न उपाय है, विभिन्न प्रस्ताव है जिनके माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। इसी प्रकार अगली कड़ी मैं कहना चाहूंगा कि व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं, वो अगला कार्य प्रशासन पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यपालिका पर नियंत्रण। सरकार का जो दूसरा अंग है व्यवस्थापिका, उस पर तो नियंत्रण करती है, उसके अलावा देश के प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन है, कार्मिक प्रशासन है, देश के कर्मचारियों का जो प्रशासन है, उन पर भी नियंत्रण करती है व्यवस्थापिका। सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी जो अपने पद के कार्य कर रहे हैं, उन पर भी नियंत्रण करती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका दोनों प्रकार की सरकारों में, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक हो, दोनों प्रकारों की सरकारों में व्यवस्थापिका विभिन्न माध्यमों से प्रशासनिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण करती है। आपको यह समझना है कि प्रशासनिक जो अधिकारी है उन पर, देखो, कार्यपालिका ऊपर वाले पॉइंट में मैंने बताया कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। अब कार्यपालिका कहीं लापरवाही तो नहीं बरत रही, इसलिए कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण करती है। तो प्रशासन के अधिकारी कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण व्यवस्थापिका प्रशासन पर भी तो नियंत्रण कर रही है। प्रशासन में अगर कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है, कोई घटना हो जाती है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए भी चर्चा के दौरान मुद्दे उठते हैं। इस कारण प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय एवं सजग रहते हैं, ताकि व्यवस्थापिका में जो भी प्रश्न आ गया, जो भी पूछा गया, उनका वो जवाब दे सके। ठीक है। संसदीय देशों में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर जो नियंत्रण रखा जाता है, वो जो विभिन्न प्रकार के कटौती प्रस्ताव जो प्रस्ताव होते हैं, उसके द्वारा प्रशासनिक पर भी नियंत्रण होता है इनडायरेक्टली में। ठीक है। कार्यपालिका का प्रत्येक मंत्री किसी न किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो व्यवस्थापिका का प्रत्येक सदस्य इस बात के लिए प्राधिकृत होता है कि वह संबंधित मंत्री से उस मंत्रालय की प्रशासनिक गतिविधियों, हर मंत्री से जो जिस मंत्रालय का वो मंत्री है, उस मंत्रालय की प्रशासनिक गतिविधियों, उपलब्धियों, सफलताओं और असफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जब मंत्रालय की प्रशासनिक गतिविधियों, उपलब्धियों, सफलताओं और असफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो प्रशासन उत्तरदायी हो गया कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति, है ना। इस तरह संसदीय देशों में विधायिका व्यवस्थापिका विभिन्न विधियों से प्रशासन पर भी और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण करती है। अमेरिका की जैसी अध्यक्ष शासन व्यवस्था में, जहां पर जो सीनेट है, कांग्रेस का संसदन है, वो राष्ट्रपति द्वारा की गई विभिन्न नियुक्तियों और संधियों को तब तक स्वीकृति प्रदान नहीं करती है जब तक वे प्रभावी नहीं होते। इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है और प्रशासन पर भी नियंत्रण रखती है। दोनों प्रकार के नियंत्रण के बाद जो इसका एक महत्वपूर्ण अगला कार्य है, विमर्शात्मक कार्य है, डेलिबरेटिव फंक्शंस। डेलिबरेटिव फंक्शंस ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है व्यवस्थापिका का, और इस महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत पार्लियामेंट जो है, आपको अच्छी तरह पता है पार्लियामेंट से बना, फ्रेंच शब्द है पार्लियामेंट, जिसका तो अर्थ ही है विचार के लिए सभा। हम कह रहे हैं भारतीय पार्लियामेंट वर्ड यूज में लेते हैं, वो फ्रेंच शब्द से बना पार्लियामेंट से, और उस पार्लियामेंट करते हैं विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका को लोकमत अथवा जनमत का दर्पण भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले बताया। तो व्यवस्थापिका संपूर्ण देश के नागरिकों की इच्छाओं की सम्मिलित अभिव्यक्ति होती है।
इसे रूसों की सामान्य इच्छा का प्रतिरूप भी माना जा सकता है। रूसो कहते हैं ना सामान्य इच्छा, उसका प्रतिरूप व्यवस्थापिका को माना जा सकता है। तो देश के संपूर्ण वयस्क नागरिकों के मत द्वारा चुनी हुई सभा, क्योंकि हमें पता है कि देश के संपूर्ण वयस्क नागरिक, अगर एक सदनात्मक व्यवस्था है तो उस सदन के लिए, और द्विसदनात्मक व्यवस्था है तो कम से कम एक सदन के लिए देश के संपूर्ण वयस्क नागरिकों के मतों द्वारा चुनी हुई वो सभा, जो जनप्रतिनिधि सभा भी जिसको हम कह सकते हैं, विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा संबंधी तथा कल्याणकारी कार्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है। अनेक विद्वान कानून निर्माण और विमर्शात्मक कार्यों को एक ही मानते हैं। कानून निर्माण और विमर्शात्मक कार्यों को बहुत से विद्वान एक मानते हैं, किंतु वास्तव में ये दोनों ही कार्य अलग अलग होते हैं। कानून निर्माण तो क्या एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो कि लोक महत्व के राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए पृथक कार्य है। राष्ट्र की सरकार शासन और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसा कार्य कर रही है, देश की सरकार शासन और प्रशासन की विभिन्न क्षेत्रों में कैसा कार्य कर रही है, देश की विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं जैसे नीति आयोग, भारत के संदर्भ में हम बात करें तो नीति आयोग बन गए ना योजनाएं की जगह, तो नीति आयोग, वित्त आयोग, समाज कल्याण के जो संगठन है, संघीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और मालिका परीक्षक, न्यायपालिका और इवन स्वयं संसद नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में कितना सफल हो रही है, ये इस पर विचार विमर्श इसी राष्ट्रीय मंच पर संभव होता है। यानी कि संसद में, व्यवस्थापिका में, पार्लियामेंट में जो देश की सरकार और प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार कितना प्रभावी कार्य कर रहे हैं, या विभिन्न संस्थाएं जो बनी हुई है, प्रशासनिक संस्थाएं जो इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं आपके, जो हम नीति आयोग पढ़ लें, वित्त आयोग पढ़ लें, संघ लोक सेवा आयोग, समाज कल्याण के जो मंडल बने हुए हैं वो, या CAG नियंत्रक मालिका परीक्षक, मतलब विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में कितनी सफल हो रही है, कैसे कार्य कर रही है, इसका जो विचार विमर्श होता है वो इसी पर होता है। अतः ये जो कार्य है ये विमर्शात्मक कार्य है और ये देश की सरकार के श्रेष्ठतर कार्यकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधायी यह कार्य माना जा सकता है। और इस विभिन्न कार्यों पर विमर्शात्मक कार्य करने के कारण, इन विभिन्न समस्याओं पर विमर्शात्मक कार्य करने के कारण हम ये कह सकते हैं, इन विभिन्न संस्थाओं को जो मैंने आपको चर्चा करी, इन विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी और ये कहा कि इन संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में, इनकी सफलता के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में जो बहस होती है, जो चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, वो देश की व्यवस्थापिका में होता है। इस प्रकार ये सुझाव भी देती है व्यवस्थापिका कि नहीं ऐसा किया जाना चाहिए था। इस प्रकार व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है विमर्शात्मक कार्य, डेलिब्रेटिव फंक्शंस। आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो व्यवस्थापिका कार्य भूमिका है वो हम अगली क्लासेस में और इसको डिटेल से पढ़ते रहेंगे। इतना आप इसको ढंग से लर्न करिए।